हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ठीक हो? चलिए, हम लोग इंटीग्रेशन लेके चल रहे थे। समाकलन समाकलन में कुछ रूल्स हम बताए थे, कुछ एग्जांपल्स भी बताए थे। समाकलन करना हम लोग सीखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, समाकलन का मतलब क्या है, जिसकी फिजिक्स में बहुत ही ज़रूरत पड़ने वाली है। अभी हम आपको दिखाएंगे भी कि क्या क्या इसकी ज़रूरत है, क्या क्या इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए, आज हम लोग शुरू करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग। लेकिन ज्योमेट्रिकल मीनिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले एक बात हमको जानना पड़ेगा, और वो ये है डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो आइए, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन, इसको हिंदी में हम कहते हैं निश्चित समाकलन। डेफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन क्या होता है? जब किसी फलन का समाकलन दो सीमाओं के बीच किया जाता है तो ऐसे समाकलन को हम निश्चित समाकलन कहते हैं। दो सीमा का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई भी फंक्शन अगर है एफ एक्स, इसका हमको समाकलन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां पर अगर कोई लिमिट लिखा गया है तो समझ लीजिए यह डेफिनिट इंटीग्रेशन है, निश्चित समाकलन है। इसको हम लिमिट कहते हैं, इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट, अपर लिमिट। जब किसी फलन का समाकलन दो सीमाओं के बीच किया जाता है तो इस समाकलन को हम निश्चित समाकलन कहते हैं। निश्चित समाकलन हम करते कैसे हैं? ठीक है, तो समाकलन जैसे हम कर रहे थे वैसे ही करेंगे। जैसे मान लीजिए इस एफ एक्स का समाकलन जैसे हम पीछे बताए थे वैसे ही करेंगे। सपोज कर लीजिए एफ एक्स का समाकलन कुछ ना कुछ है जी एक्स। मान लीजिए एफ एक्स का समाकलन जी एक्स है, तो जी एक्स कुछ ना कुछ आएगा, एक्स का कोई फंक्शन आएगा, जी एक्स हम मान लिए। ठीक है, अब इसके बाद से इसका लिमिट क्या है, तो लिमिट यहाँ पे बड़ा कोष्ठक ऐसे बनाएंगे और जो यहाँ लिमिट है उस लिमिट को यहाँ रखेंगे ए टू डी। ठीक है, निश्चित समाकलन में कांस्टेंट नहीं आता है। जो कांस्टेंट हम लोग समाकलन के बाद जोड़ रहे थे वो कांस्टेंट इसमें नहीं आएगा। बस यहाँ पे बड़ा कोष्ठक बना करके लोअर लिमिट अपर लिमिट रखेंगे और इसके बाद से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, इस लिमिट का मान इसमें रखा जाता है। लिमिट का मान रखने का मतलब क्या है कि जो फंक्शन है उस फंक्शन में जो वेरिएबल है, जैसे ये फंक्शन किस वेरिएबल के रूप में, एक्स के रूप में है, तो जो वेरिएबल है उसकी जगह पे एक बार अपर लिमिट रखा जाता है, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखा जाता है और उसी को सॉल्व कर लिया जाता है, जो आता है वह रिजल्ट होता है। जैसे देखिए हम यहाँ रख के दिखा रहे हैं आपको। मान लीजिए अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की जगह पे रखेंगे तो जी और बी हो जाएगा, एक्स की जगह पे बी रख दिए। फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, जी ए। अब इसी को सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो आपका रिजल्ट होगा। तो यही आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन है। ठीक है, जैसे देखिए कुछ एग्जांपल द्वारा इसको समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि x टू दी पावर 2 dx, यानी x फंक्शन x टू दी पावर 2 का समाकलन करिए 0 से 2 के बीच। लिमिट यहाँ दे दिया 0 से 2, तो यह आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, जब किसी समाकलन में लिमिट दिया हो तो समझिए वो डेफिनिट इंटीग्रेशन है, निश्चित समाकलन है। अब इसका समाकलन हमको करना है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 x स्क्वायर dx। ठीक है, इसको सॉल्व किया जाए तो x टू स्क्वायर x टू दी पावर 2 का हम समाकलन करें जैसे हम पीछे कर रहे थे, तो x के पावर 2 का समाकलन पावर में 1 जुड़ेगा, उसी पावर से डिवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद बड़ा कोष्ठक बनाते हैं, जो यहाँ लिमिट है उस लिमिट को उठा के यहाँ रखते हैं। इसमें कांस्टेंट नहीं आता है, कांस्टेंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर हम आगे चलें, इसको सॉल्व करें तो x की जगह पे एक बार अपर लिमिट रखा जाएगा, क्योंकि इस फंक्शन में वेरिएबल क्या है x, x की जगह पे रखना है। तो अपर लिमिट
फिर बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट रखा जाए। x की जगह पे रखेंगे 2, तो 2 के पावर 3/3 अपर लिमिट रख दिए। फिर बीच में क्या करना है, माइनस, फिर लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या है, 0। x की जगह पे एक बार 0 रखिए, तो 0 के पावर 3/3। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व कर ले, जो आएगा आपका रिजल्ट होगा। तो सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 3 यानी 8/3 माइनस 0 के पावर 3 0, 3 से डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 8/3। ये आपका रिजल्ट होगा। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? तो इस तरह से आप डिफरेंट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, फिर हम आगे चलेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन करना हो साइन एक्स का इंटीग्रेशन करिए किसके बीच, 0 to π/2 के बीच। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 sin x dx। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले सिंपल समाकलन करें, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स, बड़ा कोष्टक बनाएंगे, लिमिट रखेंगे 0 to π/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया जाए तो x जो वेरिएबल है उसके जगह पे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो माइनस कॉस अपर लिमिट यानी x की जगह पे रखना है, तो अपर लिमिट π/2 है, तो cos π/2 हो जाएगा। फिर बीच में अपने तरफ से आपको माइनस लगाना है, फिर इसके बाद से लोअर लिमिट रखना है। तो अब लोअर लिमिट रखेंगे तो x की जगह पे 0 रखेंगे, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे, हम रखेंगे तो माइनस कॉस 0 ये होगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जैसे बीच में अपने तरफ से माइनस लगाना है, cos x की जगह पे आपको 0 रखना है, फिर π/2 तो cos π/2। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे तो cos π/2 की वैल्यू 0, माइनस माइनस प्लस, cos 0 की वैल्यू 1, सॉल्व करेंगे +1। ये आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो कर लेंगे, उम्मीद है कि आप कर लेंगे, आप समझ रहे होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर हमसे संपर्क करिए, पूछिए। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक ही कार्य करना है, कांस्टेंट नहीं जोड़ना है, लास्ट में लिमिट उठा के रखना है। ठीक, तो चलिए अब आइए बच्चों, हम लोग इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने का प्रयास करें कि क्या मतलब है इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो देखिए, एक ग्राफ हम खींचे हुए हैं, एक्स और वाई, एक फंक्शन लिए हुए हैं y = f(x), उस फंक्शन को ड्रा किए हुए हैं। ठीक है, हम फंक्शन का मतलब बताए थे x और y में संबंध। x और y में संबंध मीन्स एक प्लॉट करेंगे तो एक ग्राफ मिलेगा, यानी कोई भी वक्र x और y तल में एक प्रकार का फंक्शन है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का एक फंक्शन हम लिए हुए हैं y = f(x), यानी y का मान x के रूप में कुछ ना कुछ है। ठीक है, जिसका ग्राफ ये है। ठीक है, तो हम आपको पहले कुछ दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे हम पतला पट्टी ले रहे हैं। अगर एक पतला पट्टी की यहाँ हम कल्पना करें, ये ठीक है, तो ये पट्टी बहुत ही पतला है। तो इसकी जो चौड़ाई है, ये जो कि x अक्ष है, x की वैल्यू है, तो इसकी चौड़ाई को हम लगभग dx मान सकते हैं। चौड़ाई जो थिकनेस है, इसको लगभग हम dx मान सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम x अक्ष पे दो वैल्यू ले लें, मान लीजिए एक x अक्ष पे ये वैल्यू ले लें x1, और एक x अक्ष पे ये वैल्यू ले लें x2। ठीक है, x अक्ष पे कोई दो मान, x अक्ष का x का कोई दो वैल्यू ले लें हम, x1 और x2। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हो कि ये जो वैल्यू होगी, जैसे मान लीजिए x अक्ष की अवधि जो वैल्यू होती है वो भुज होती है, x की वैल्यू होती है,
वाई एच के अंदर जो वैल्यू ली जाती है वो कोटि होती है। तो इस तरह से यह जो दूरी होगी यहाँ से ये दूरी, ये y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, कुछ ना कुछ y की ये वैल्यू होगी ऐसे, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो चूंकि ये थिकनेस बहुत ही पतला है, बहुत ही पतला ये पट्टी लिया गया है, तो पतला पट्टी लिया गया है तो इस जो चौड़ाई यहाँ पे जो तिरछा है उसको लगभग आयताकार माना जा सकता है क्योंकि बहुत ही पतला है, ठीक है। तो अगर इस आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल हम निकालना चाहें तो क्षेत्रफल आपका क्या होगा, y इंटू डी एक्स, लंबाई गुणे चौड़ाई y इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम y इंटू डी एक्स है तो जैसे आप जनरली जानते हैं कि dx का इंटीग्रेशन अगर आप करते हो तो x मिलता है। dx क्या है, एक छोटे से टुकड़े को दर्शाता है, छोटे से अंतराल को दर्शाता है, छोटा सा चेंजिंग को दर्शाता है। और जब इसका हम इंटीग्रेशन कर दिए तो x मिल गया, मीन्स d हट गया। इसका मतलब क्या है कि उस dx जिसका वो छोटा सा टुकड़ा है उसके संपूर्ण मान को दर्शाता है। x जो है वो संपूर्ण मान को प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब ये कि इंटीग्रेशन का मतलब ही यही होता है कि संपूर्ण, जिसका भी छोटे टुकड़े का इंटीग्रेशन करते हैं उसके संपूर्ण मान को रिप्रेजेंट करता है, संपूर्ण मान को प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ पे हम y dx लिखे हैं, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें मीन्स क्या, ये dx जो है इसके संपूर्ण मान, तो dx का संपूर्ण मान यानी x अक्ष हो जाएगा, ठीक है। यानी dx यहां से देख सकते हो आप, dx जो छोटा सा टुकड़ा हम लिए थे जब इसका इंटीग्रेशन कर दिए तो ये पूरा x अक्ष दर्शाएगा, यानी x अक्ष, और ये जो वक्र है ये वक्र, यानी ये पूरा जो क्षेत्रफल, ये छोटा सा पट्टी लिए हम, ये क्षेत्रफल पूरा बढ़ करके यहां से यहां तक हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन ऑफ y dx है वो वक्र यानी जो फंक्शन है वो फंक्शन और x अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है, ठीक है। क्योंकि dx का इंटीग्रेशन कर दिए मीन्स x हो गया, इसका मतलब पूरा x अक्ष हो गया, और जो फंक्शन है वो है ही है, तो फंक्शन और x अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। कुल मिला के बस ये समझिए dx ये है छोटा सा टुकड़ा, जब इसका इंटीग्रेशन हम कर दिए इसका मतलब ये dx फैल करके बड़ा हो गया, x हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि यह जो इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है वो वक्र यानी जो फंक्शन है वो फंक्शन का जो वक्र है वो वक्र और x अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। अगर हम यहाँ पे लिमिट रख दें x1 टू x2, क्योंकि dx है तो इसी का लिमिट यहाँ पे रखा जाएगा x1 टू x2, इसका मतलब ये कि यह इंटीग्रेशन तो होगा, इस dx को फैलाएगा, dx का प्रसार करेगा, लेकिन कहां से कहां तक, x1 से x2 तक, x1 से x2 तक। इसका मतलब ये कि वक्र तथा x अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल है, लेकिन कहां से कहां तक, x1 से x2 के बीच का क्षेत्रफल है। यानी हम यहां से ये कह सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि x1 से x2 के लिए वक्र तथा x अक्ष के बीच का क्षेत्रफल, ठीक है। यानी जो लिमिट है x1 से x2 के बीच वक्र तथा x अक्ष के बीच का क्षेत्रफल ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यही ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। बस इंटीग्रेशन का मतलब जो भी यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा है जब इंटीग्रेशन करेंगे तो उसको फैलाएगा, और अगर यहाँ लिमिट रखा गया है तो कहां से कहां तक फैलाएगा, तो x1 से x2 के बीच उसका प्रसार करेगा, ठीक है। इसी तरह से जनरली आप देखिए, जैसे मान लीजिए अगर हम एक पट्टी y अक्ष पे ऐसे डालें, जनरली एक y अक्ष पे ऐसे हम पट्टी ले लें ऐसे,
इस तरह से, ठीक है। तो इस पट्टी को हम क्या कह सकते हैं, डी वाई कहेंगे, क्योंकि ये छोटा सा वाई का टुकड़ा हो गया डी वाई। अब वाई एच पे हम कोई दो वैल्यू ले लेते हैं, एक वैल्यू हम ले ले रहे हैं वाई वन और एक वैल्यू हम इधर कहीं ले ले रहे हैं वाई टू, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो चूंकि ये पट्टी बहुत ही छोटा है, और एक चीज और, ये जो दूरी है ये चूंकि यक्स अक्ष के अनुदिश है तो ये यक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो यक्स की कोई ना कोई वैल्यू है, ठीक है। तो ये यक्स और ये डी वाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी एक्स डी वाई क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्स डी वाई क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस छोटे से इस पतले से पट्टी के क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करेगा, पतले से पट्टी का क्षेत्रफल। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, इसका मतलब क्या कि इस डी वाई का प्रसार, तो जब डी वाई का प्रसार करेंगे तो संपूर्ण वाई अक्ष आ जाएगा। इसका मतलब क्या कि वक्र और वाई अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल, क्योंकि ये वक्र और इस पट्टी का क्षेत्रफल किसके बीच है, वक्र और वाई अक्ष के बीच ही तो है। और जब इस वाई डी वाई को हम विस्तार करेंगे, इसका मतलब वक्र और वाई अक्ष के बीच का घिरा क्षेत्रफल होगा, ठीक है। अगर हम इसमें लिमिट रख दें y1 से y2, इसका मतलब क्या कि ये इंटीग्रेशन करना है, यानी ये dy का प्रसार करेगा, लेकिन कहां से कहां तक, y1 से y2 तक, ठीक है। तो इस तरह से इस पूरे का मीन्स ये है कि y1 से y2 के लिए, y1 से y2 के बीच वक्र तथा y अक्ष के बीच का क्षेत्रफल, यानी ये पूरा इंटीग्रेशन ये रिप्रेजेंट करेगा कि y1 से y2 के लिए वक्र तथा y अक्ष के बीच का क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र तथा y अक्ष के बीच का क्षेत्रफल, ठीक। यानी कहने का अर्थ ये, कुल मिला के बस ये समझने का, जहां भी इंटीग्रेशन है आप ये समझने का प्रयास करिए, जो भी उसमें डी लगा हुआ है, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो उसी का प्रसार करेगा, तो उसी का प्रसार करेगा, तो जो डी जो है छोटा टुकड़ा है उसका संपूर्ण मान को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, मीन्स क्या, यल का लंबाई का एक छोटा सा टुकड़ा, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दिए, जैसे मान लीजिए डीएल लिख रहे हैं, तो डीएल का मतलब ये कि लंबाई का एक छोटा सा टुकड़ा, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दिए, इसका मतलब लंबाई का संपूर्ण मान, ठीक है। अगर यहाँ कोई लिमिट दे दिया है तो उसके बीच उस लंबाई का संपूर्ण मान, ठीक। तो यही आपका रिप्रेजेंट करता है, यानी वाई डी एक्स जो होता है वो फंक्शन और एक्स अक्ष के बीच का क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है, एक्स डी वाई जो होता है वो फंक्शन और वाई एच के बीच का क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करता है। आप यहीं से देख करके समझ सकते हैं, एक्स डी वाई पट्टी खींच करके आप इसको समझ सकते हैं, डी वाई एक्स वाई डी एक्स, ठीक है। तो इस तरह से यह क्षेत्रफल को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए फिजिक्स में जरूरत पड़ती है, जैसे सपोज करिए, देखिए एक वक्र हम और खींचे हैं, मान लीजिए एक वक्र हम यहाँ खींच दे रहे हैं, देखिए पीवी ग्राफ, पीवी ग्राफ अगर ले लें हम, तो ये आयतन और ये दाब और आयतन अक्ष के बीच, दाब और आयतन के बीच का क्षेत्रफल, दाब और आयतन के बीच का ग्राफ, तो दाब और आयतन के बीच का अगर कोई ग्राफ हम ले लें, तो उस ग्राफ के को अगर एक्सप्लेन करें हम, इस ग्राफ के बारे में अगर हम जानना चाहें, मान लीजिए कोई भी ग्राफ खींचा गया है, तो अगर इस ग्राफ का हम पी डी भी ले लें, तो पी डी भी का मतलब क्या, जो वक्र है वो वक्र और आयतन अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल, वक्र और आयतन अक्ष के बीच का क्षेत्रफल ये रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे जो भी है उसी अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल होगा, पी डी भी का मतलब वक्र और आयतन अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल। अगर हम यहाँ पे लिमिट ले लें v1 से v2, इसका मतलब क्या कि v1 से v2 के लिए या v1 से v2 के बीच वक्र तथा आयतन अक्ष के बीच का क्षेत्रफल, ठीक है। और यह क्षेत्रफल किए गए कार्य को रिप्रेजेंट करता है, ठीक।
तो इस तरह से एक फार्मूला भी आपका यहाँ पे है, पी डी वी का मतलब ये कि पीवी ग्राफ में वक्र और आयतन अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल जो एक कार्य को रिप्रेजेंट करता है। जब आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो इस तरह से बस ये ध्यान रखिए कि यहाँ dx आया है, मीन्स x अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल, वक्र और x अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल। dy आया है, मीन्स y अक्ष और वक्र के बीच घिरा क्षेत्रफल, जो लिमिट है उसके बीच। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम जो पूछ रहे हैं वो आपको फटाफट एकदम बनाना है। देख रहे हैं कौन बता रहा है, फटाफट एकदम। चलिए, अगर हम लिखें y dx और x1 to x2, बताइए किसके किसके बीच का क्षेत्रफल y dx मीन्स, बताइए भाई, बोलिए महाराज, किसके किसके बीच का क्षेत्रफल, यानी फंक्शन और x अक्ष के बीच का क्षेत्रफल। dx आया है फलन यानी वक्र और x अक्ष के बीच का क्षेत्रफल। इसी तरह से हम लिख रहे हैं अगर x dy, बताइए किसके किसके बीच का क्षेत्रफल। देखिए इसमें dy आया है, मीन्स क्या, वक्र और y अक्ष के बीच का क्षेत्रफल। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, बताइए किसके किसके बीच का क्षेत्रफल, वक्र और आयतन अक्ष के बीच का क्षेत्रफल। देखिए डी आया है, मीन्स आयतन अक्ष के बीच का क्षेत्रफल। तो बस इस तरह से आप, यही आपका मतलब है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये कहा जाए कि x बराबर 0 से x बराबर 2 के बीच वक्र y बराबर 2x स्क्वायर तथा x अक्ष के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करें। x बराबर 0 से x बराबर 2 के बीच वक्र और x अक्ष के बीच का क्षेत्रफल बताना है कितना है। देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। इस तरह के क्वेश्चन आप फटाफट आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किसके किसके बीच, वक्र और x अक्ष के बीच। तो वक्र और x अक्ष के बीच का जो क्षेत्रफल होगा, बताइए क्या होगा भाई, y dx। वक्र और x अक्ष के बीच का क्षेत्रफल, और यहाँ लिमिट क्या, x1 से x2। ठीक है, अब यही निकाल लीजिए। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर। तो रखिए 2x स्क्वायर dx, और लिमिट क्या है, x1 से x2। तो x1 क्या है 0, x2 क्या है 2। 0 से 2 के बीच का क्षेत्रफल हमको निकालना है। 0 से 2 के बीच जो वक्र और x अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल है वही हमको निकालना है। अब इसको सॉल्व करें तो 2 और x टू दी पावर 2 क्या हो जाएगा भाई, x टू दी पावर 3 बाई क्या 3। ठीक है, और इसका लिमिट आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, 2 तो हम बाहर कर लिए हैं, लिमिट आप यहाँ पे रख लीजिए 0 से 2। ठीक है, अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करना आप जानते हैं, 2 तो बाहर है। अब इसकी जगह पे रखेंगे तो 2 की जगह पे रखेंगे तो 2 के पावर 3 बाई 3 माइनस x की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 के पावर 3 बाई 3। कोई दिक्कत। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 के पावर 3 यानी 8 बाई 3 माइनस 0, सॉल्व करेंगे 16 बाई 3 वर्ग मात्रक। अभी आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, जो भी आएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत बताइए, आ रहा है समझ में। अब जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में देखिए हम कुछ चेंज कर दे रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये कर देता y बराबर 0 से y बराबर 2 के बीच वक्र तथा y अक्ष के बीच का क्षेत्रफल बताइए। y बराबर 0, y बराबर 2 के बीच y अक्ष और वक्र के बीच का क्षेत्रफल, y अक्ष और वक्र के बीच का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्या करेंगे आप, देखिए सॉल्व करिए। तो क्या करेंगे भाई, क्षेत्रफल इक्वल टू किसके बीच, y अक्ष के बीच पूछ रहा है। तो क्या लिखेंगे, बोलिए क्या लिखेंगे भाई, x dy। ठीक है, और लिमिट क्या 0 से y1 टू y2 का मान हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं 0 से 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए
तो x की वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। तो x की वैल्यू जो फंक्शन दिया है उसके अनुसार क्या है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको इधर लाएंगे y/2, स्क्वायर इधर आएगा √2 हो जाएगा y/2, यानी आप यहाँ से कह सकते हैं कि इस x की वैल्यू अगर यहाँ से निकालना चाहें तो √y/2 dy, लिमिट क्या है 0 से 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया है, तो सॉल्व करेंगे तो देखिए यही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि √2 इसमें कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर लें, 1/√2, अंदर क्या बचेगा √y dy 0 से 2। ठीक है, सॉल्व करें 1/√2। ठीक है, तो √y का इंटीग्रेशन करिए, तो √y का मतलब क्या y के पावर 1/2, √y का मतलब क्या y के पावर 1/2, पावर में 1 जोड़ेगा, y के पावर 1/2 में 1 जोड़ दीजिए और उसी पावर से डिवाइड कर लीजिए, लिमिट क्या है 0 से 2। सॉल्व करिए 1/√2। ठीक है, y के पावर कितना होगा, तो 1/2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 3/2 और नीचे क्या 3/2, लिमिट क्या 0 से 2। इसको सॉल्व कर लेंगे जो आएगा आपका आंसर, लिमिट रखिए y की जगह पे, जो भी आएगा कैलकुलेट करके आप सॉल्व कर सकते हैं, उसको जो आएगा वो रिजल्ट होगा, तो कोई दिक्कत। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का इंटीग्रेशन भी समाप्त हो गया। लेकिन हाँ, एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है इसकी हमें फिजिक्स में ज़रूरत है। अभी जस्ट हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बस ये याद रखिए कि डी जिस वेरिएबल के बीच लगा है, जिस वेरिएबल के पहले डी लगा है उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो उसी वेरिएबल के संपूर्ण मान को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो चलिए जब इसका एप्लीकेशन गॉस थ्योरम में आप पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा आपको। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे लॉगरिथम, बस यही लास्ट टॉपिक लॉगरिथम, इसके बाद से हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे।